और इनमें बुक देना। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 7th का एक चैप्टर है, क्लास 6 का चैप्टर है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आज मैं आपके साथ एक चैप्टर डिस्कस करूंगा, क्लास 6 का एक चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है बेसिकली फोर्स। तो हम लोग फोर्स वाले चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे। फोर्स चैप्टर ऑलरेडी आपके स्कूल में फिनिश भी हो चुका है, लेकिन अभी आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं पता है कि इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्स में पूछे जाने वाला है कि भाई कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या एग्जांपल्स होते हैं। ये बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है पहले, अगर आप पास्ट पेपर्स उठा के देखेंगे। तो फोर्स चैप्टर में आपको ये भी बताना पड़ता है कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, क्योंकि एक फिजिक्स का टॉपिक है। तो आप इस लेक्चर में आप पहली बार समझेंगे कि भाई फिजिक्स में वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज किसको कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस नॉन कॉन्टैक्टेड फोर्सेस क्या होते हैं। तो इन सारी वैरायटीज को आप इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं स्क्रीन को आपके साथ शेयर भी करूंगा और पहले कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ बैठे हैं, तो सबसे पहले उनको इस बुक को ओपन करना है। और इस बुक को ओपन करने के बाद बुक के सबसे लास्ट पेज यानी कि पेज नंबर 45 पे आना है। तो बच्चे यहाँ पर पेज नंबर 45 पे आना है। और सबसे पहले हम उन्हीं पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे जो स्कूल में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देना होगा, अ फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिख के भी बताता चला जाता हूँ। तो ये मैंने स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दी है। और ये मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर किया आईपैड की स्क्रीन, ठीक है। तो बच्चों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। और आपको नोट्स वगैरह सब आपके ग्रुप में शेयर कर दिए जाते हैं जिन बच्चों ने कोचिंग ऑलरेडी ज्वाइन करके रखी है। तो बच्चों आपको ध्यान से देखना होगा कि फिजिक्स में ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, ध्यान से सारे बच्चे मेरी बात सुने सिर्फ, और कहीं ना ध्यान दें। फिजिक्स में ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। तुम कहोगे सर हमने पहली बार ये शब्द सुना है वेक्टर। तो क्या फोर्स के अलावा दूसरी वेक्टर क्वांटिटीज भी होती है? बिल्कुल होती है बच्चों। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जो आपको फ्यूचर में बताया जाएगा। जैसे फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी, वैसे एक्सेलरेशन भी होता है। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन आज के चैप्टर में आपने पहली बार देखा कि भाई फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिक्स में पढ़ाई जाने वाली क्वांटिटीज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो इस बात को हम लिखते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका डिस्कशन हम लोग लिख लेते हैं एक बार, वरना हम लोग भूल जाएंगे। आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। A force has both magnitude and direction, ठीक है। द फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये बात आपको ध्यान देनी। जैसे मैंने कहा भाई कुंवर का मास जो है 40 kg है। तो कुंवर का जो मास अगर 40 kg है तो दैट मीन्स ये उसका क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या है ये? मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर हम ये कह दें कुंवर का मास 40 kg है लेकिन वो नीचे की तरफ है, किस तरफ है? नीचे की तरफ। तुम कहोगे सर ऑब्वियस सी बात होती है कि मास जो होता है उसका डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। कहोगे सर ऐसा क्यों? हमने कहा बेटा अगर हम कुंवर को बालकनी से छोड़ेंगे तो कुंवर नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। कुंवर नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि कुंवर का मास नीचे की तरफ ही एक्ट कर रहा है ना। तो कुंवर का जो मास है, अगर हम कहते हैं वो 40 kg है, तो उसका मतलब वो क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है। लेकिन हम कहते हैं कुंवर का मास 40 kg भी है और उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो दैट मीन्स मैंने क्या बताई? डायरेक्शन भी बताई और उसका मैग्नीट्यूड भी बताया। इसलिए कुंवर क्या सा बन गया? कुंवर फिजिक्स की एक वेक्टर क्वांटिटी बन गया। यानी कि फिजिक्स में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है कुंवर, उसका नाम क्या है? कुंवर। तो बच्चों, तो आप लोग बिल्कुल हंसिए नहीं, पहले पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि फिजिक्स में ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं?
वेक्टर क्वांटिटीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने पहली बार सुना है। लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो उन क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों इस बात को मैं लिखता हूं कि फिजिकल सच फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग magnitude and direction both are called वेक्टर क्वांटिटीज। बच्चों पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बच्चों ये वर्ड आपने पहली बार सुना है और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उन लोग को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है? जैसे फोर्स। अच्छा, कोई बच्चा है जो बता दे कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? देखो, सिर्फ एक ही बच्चा है, शुभ, जिसने एनर्जी की एसआई यूनिट बताई, जूल। लेकिन फोर्स की एसआई यूनिट नहीं बताई। तो मैं बच्चों आपको बताता हूं एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो बच्चों हमारा जो नीचे गार्ड काम करता है उसका नाम सुशील है। तो सुशील के यहाँ पर एक डॉग है, कुत्ता है, उसका नाम है न्यूटन। क्या नाम है? न्यूटन। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। बच्चों ये आपको याद रखना है भाई। आप लोग को बिल्कुल भी नहीं याद है, मेरे को लग रहा मैं पहले भी लेक्चर्स में आपको सिखा चुका हूँ कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, ये न्यूटन होती है। लेकिन बच्चों फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक एसआई क्वांटिटीज भी होती है और एक सीजीएस क्वांटिटीज भी होती है, दो तरह की होती है। तो फोर्स की अभी आपको याद रखनी है कि भाई एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। लेकिन बच्चों सीजीएस यूनिट भी होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन। याद रखो क्या होती है? डाइन। मैंने एक बार आपको बताया था कि फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन। तुम कहोगे सर एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में क्या फर्क है? बच्चों मैं आपको बताऊं, एसआई यूनिट का मतलब होता है कि उसमें मास को केजी में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। तो हम उसको कहते हैं भैया वो एसआई यूनिट है, और उस केस में हम लोग फोर्स की एसआई यूनिट कहते हैं न्यूटन। लेकिन फोर्स की जो सीजीएस यूनिट होती है वो बच्चों क्या होती है? डाइन। क्या होती है? डाइन। तो आपको ध्यान देना होगा कि एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। लेकिन सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? डाइन। क्या होती है? डाइन। बच्चों ये एडिशनल जानकारी है, आप इसको जरूर याद रखिए। और अगर आपने सुना नहीं एसआई और सीजीएस तो मैं आपको बता देता हूं। एमकेएस मतलब होता है, सीजीएस मतलब भी कुछ होता है। एमकेएस का मतलब बच्चों ये होता है कि इसमें हम लोग मास को केजी में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। जब हम ऐसा करते हैं तब फोर्स की न्यूटन होती यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। बच्चों क्वेश्चन है आपके पास। लेकिन बच्चों अगर हम मास को ग्राम में मेजर करें, लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करें, और टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करें, तब बच्चों फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन होती है। तो बच्चों दो तरह की यूनिट होती है फोर्स की। आप यूनिट तो याद रखिए भाई, कि आप एनर्जी की यूनिट बता लेते हैं जूल है, तो फोर्स की ऐसा यूनिट आप क्यों नहीं बता पा रहे? याद रखिए ना, मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल होती है। एनर्जी की सीजीएस यूनिट भी मैंने आपको बताई थी कि अर्ग होती है। क्या होती है? अर्ग। ये भी मैंने आपको बताई थी। नहीं याद है तो आप इस लेक्चर के माध्यम से सुनिए और उसको याद करें। तो बच्चों ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। जिसका मैंने एग्जांपल क्या बताया? फोर्स बताया। और फोर्स के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, और उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। और बच्चों मैंने बताया था सच फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। याद रखिए, ये भी याद रखिए, सच फिजिकल क्वांटिटीज having magnitude only known as
ऐसी फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। कोई बच्चा बता नहीं पा रहा है, क्या कहते हैं इसको, स्केलर क्वांटिटी। ये भी बच्चों आपको ध्यान देना होगा। अच्छा, जब दीप जमीन पे चलता है, जब दीप जो है जमीन पे चलता है, तो चलने का मतलब ये थोड़ी नहीं है एक बार चल रहा तो चलता ही चला जाएगा, चलते चलते लखनऊ पहुंच जाएगा, ऐसा तो है नहीं। जब दीप जमीन पे चलता है तो चलते चलते थक करके रुक जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दीप जब जमीन पे चलता है तो वहां पे कांटेक्ट फोर्स काम करता है, जिसका काम होता है फ्रिक्शन। दीप आगे की तरफ चलता है तो जो फ्रिक्शन होता है वो उसको अपोज करता है, कहता है दीप, दीप क्यों चल रहे हो, रुक जाओ, दीप क्यों चल रहे हैं, रुक जाओ। तो फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स होता है। फ्रिक्शन एक तरह का क्या होता है, फोर्स होता है। लेकिन वो मोशन को अपोज करता है, क्या कहता है, अपोज करता है, प्रपोज नहीं करता। वो उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी नहीं है। क्या करता है, अपोज करता है। तो ये फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, रोकता है। तो बच्चों जो कांटेक्ट फोर्स होता है ना, कांटेक्ट फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे बच्चों ये पेन है, ये पेन थोड़ी दूरी तक चलेगा, रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि इस पेन और हाथ के सरफेस के बीच में क्या काम कर रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा। इसलिए पेन टक से मारने पे चलेगा तो आगे, लेकिन थोड़ी दूरी चलते ही रुक जाता है, क्योंकि पेन और सरफेस के बीच में क्या काम करता है, फ्रिक्शन फोर्स। तो बच्चों आपके पास कोर्स में ये भी है कि भैया जो कांटेक्ट फोर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। हम लोग कांटेक्ट फोर्स की जरा नाम पढ़ते हैं और नॉन कांटेक्ट फोर्स के भी नाम पढ़ते हैं। तो बच्चों कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं, पहले तो आप याद रखिए कि भैया फिजिक्स में फोर्स दो तरह के होते हैं। फिजिक्स में फोर्स दो तरह के होते हैं, तो मैं इस पर चार्ट बना देता हूं। सबसे पहले लिखिए फोर्स, तो इसको डिवीजन कर दीजिए। एक होता है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा फोर्स होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दो तरह के फोर्स होते हैं। अब बच्चों आपको बताना होगा जो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं उनके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो भैया हम आपको बताएं, कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे ही आप किसी भी गेट पे जाते हैं, कांच के दरवाजे को खोलते हैं मॉल वगैरह में, तो मॉल पे कांच के दरवाजे पे क्या लिखा रहता है, पुश भी लिखा रहता है, पुल भी रखा होता है। जब पुश लिखा होता है तो दरवाजे को ढकेलना होता है, और जब पुल लिखा होता है तो दरवाजे को खींचना होता है ना। कई लोग अनपढ़ों की तरह जाते हैं, ऐसे ही दरवाजा ढकेलते हुए चले जाते हैं, लेकिन दरवाजे पे लिखा रहता है पुश और पुल। पुश लिखा हो तो दरवाजे को ढकेलना होता है, पुल लिखा हो तो दरवाजे को खींचना हो। तो ये पुश और पुल कैसे फोर्स है, ये कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन कौन सा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन कौन सा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। तुमने कहा कि सर ये नॉर्मल रिएक्शन पहली बार सुना। सर मॉल में जाते हैं, ग्लास पे लिखा भी रहता है रेड कलर के स्टिकर से पुश या पुल, वो भी देखा। फ्रिक्शन फोर्स को भी सर समझ लिया, लेकिन सर नॉर्मल फोर्स पहले ही बार सुना है। हमने कहा बेटा मान लो हम नॉर्मल फोर्स तुमको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखो एक जमीन है, और इस जमीन पे मैंने एक ब्लॉक रखा है या कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया। इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स पड़ता है। ये देखो ये कांटेक्ट सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स पड़ता है, इस फोर्स को क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन बच्चों एक कांटेक्ट फोर्स होता है जो कैसा पड़ता है, कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर। तो बच्चों ये देखो ना, ये कॉमन सरफेस है ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स पड़ता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। बच्चों मैं आपको और भी दिखाता हूं नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स, जरा ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। ये बच्चों मैंने एक इंक्लाइन प्लेन बनाया है, इसको इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लॉक रखा हुआ है। अगर इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक रखेंगे तो बच्चों ब्लॉक कैसे आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा झूलते हुए, क्योंकि छोटे बच्चों का झूला ऐसे ही तो होता है, यहाँ बैठाओ और खिसकते हुए नीचे आ जाते हैं। तो बच्चों ये क्या है उसकी, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है। ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे, भैया ये क्या है उसकी, कॉन्टैक्ट सरफेस। और कॉन्टैक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो बच्चों अभी तो आपको यही ध्यान देना है कि भाई मैं आपको अभी ज्यादा नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन आपको इतना जरूर याद रखना है कि भैया कांटेक्ट फोर्स में एक और फोर्स भी काम करता है, जिसका नाम क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन।
तो बच्चों यहां पर आपको ध्यान देना होगा, कांटेक्ट फोर्सेस में क्या है, मस्कुलर फोर्स सच एज पुश और पुल। तो चलिए बच्चों इसकी टेबल में लिख ही लेते हैं। एक फोर्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स कौन कौन से होते हैं, पुश और पुल, पुलिया नहीं पुल। सेकेंड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बच्चों उसको पुश और पुल कहते हैं, कई लोग कहते हैं पुलिया है, पुलिया नहीं है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये बच्चों थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्या होता है, फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, या सिर्फ आप क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा बच्चों एक ऐसे फोर्स भी होते हैं जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों कहां पड़ते हैं, दो मासेस के बीच में। जैसे हमारे और वल्लिका के बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा कमजोर है कि हम और वल्लिका चिपकी नहीं पा रहे। लेकिन अगर ये मजबूत होता तो हम दोनों चिपक जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट्स यानी इंसानों के बीच में पड़ता तो है, लेकिन ये बहुत ही कम होता है, पता ही नहीं पड़ता। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों इंसानों के बीच में पड़ता ना, तभी तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स। अगर ये कांटेक्ट फोर्स होता और इंसानों के बीच में पड़ रहा होता ग्रेविटेशनल फोर्स, तो सड़क पे चलते चलते लोग चिपक जाते एक दूसरे से, है ना, जो चाहता उससे चिपक जाता, है कि नहीं। पता पड़ा सड़क पे चलते ही चलते शादी हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या करा, इसको हमने बताया नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या बताया, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। नॉन कांटेक्ट फोर्स में कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम है इसका, ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए दूसरा कौन सा नाम है बच्चों, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स पड़ता है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज देखे हैं बच्चों, चार्ज बच्चों हम लोग ने कभी नहीं देखे। चार्ज जो होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के फॉर्म में होते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को कभी नहीं देखते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रॉन का बच्चों जो मास होता है वो मैं आपको बताता हूँ, होता है पॉइंट जी, सुनिएगा, 0.00000000000000000000000000091। तुम कहोगे सर कितने जीरो आपने लगाए पॉइंट से पहले, हमने कहा बेटा 31 जीरो लगाए। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, या 9.1 डिवाइडेड बाय 1, 0.00000000000। तो सोचो कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम हुआ, बहुत कम होता है, हम उसको फील ही नहीं कर सकते। लेकिन दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और मैग्नेट तो आपने कई बार देखा है, तो उसको हम लोग कहते हैं उनके बीच में लगने वाले फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स। तो बच्चों याद रखिए, एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है कि कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में डिफरेंशिएट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आप उसको जरूर याद रखिए। मैग्नेट में बच्चों दो तरह के पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पे एंटर करती है ना। ये याद रखिए भाई। तो बच्चों आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। तो इस चैप्टर में बच्चों मैंने आपको बताया। चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर के जरा क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आइए बच्चों पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में लिखा है अ बॉडी फॉल्स डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ, ये तो बच्चों कुंवर वाला एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स। अ बॉडी फॉल्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल सही बताया, क्योंकि मैंने क्या बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो बॉडीज के बीच में पड़ता है, बताया था ना। लेकिन ये बहुत ही कम होता है। लेकिन जब हम दो बॉडीज में से एक बॉडी को अर्थ ले लेते हैं तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। तभी तो मैंने कुंवर को जैसी बालकनी से छोड़ा, कुंवर कहां पहुंच गया, जमीन में पहुंच गया। क्यों पहुंचा, क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट क्या था, अर्थ था। क्या था, अर्थ।
तो दो ऑब्जेक्ट्स में से अगर एक ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, अर्थ हो जाती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट अगर इंसान होते हैं तो उनके बीच में पड़ने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम होता है। तो बच्चों, इंसानों के बीच में पड़ने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम होता है, हम महसूस नहीं कर सकते। लेकिन इंसान और धरती के बीच में पड़ने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कुंवर को जैसी बालकनी से छोड़ते हैं, कुंवर धरती पे पहुंच जाता है, क्योंकि धरती उसको क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ पुल करती है। तो बॉडी फॉल्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कैसा होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। चलिए बच्चों, दूसरा एग्जांपल पढ़ते हैं, सेकंड वाला। क्या लिखा है, अ फोर्स डज नॉट चेंज। फोर्स से क्या नहीं चेंज होता, मास, लेंथ, शेप। कानपुर सेंट्रल स्टेशन, बताइए फोर्स से क्या नहीं चेंज होता, मास, लेंथ, शेप, स्टेट ऑफ मोशन। मास। भाई सोच समझ के बताइए, फोर्स किस पे डिपेंड करता है। फोर्स से क्या चेंज नहीं होता बच्चों, पहले क्वेश्चन का आप सोच के नहीं बता पा रहे, सोच के बताइए भाई। कानपुर सेंट्रल। क्या लिखा है, फोर्स डज नॉट मास, लेंथ, शेप, स्टेट ऑफ मोशन। भाई अगर हम फोर्स लगाते हैं तो कुंवर भाग रहा होगा, तो फोर्स लगा करके कुंवर को पकड़ देंगे। मान लो कुंवर भाग रहा है कोचिंग छोड़ के, तो अगर भाग रहा होगा तो हम दौड़ करके फोर्स लगा करके इसको पकड़ लेंगे, रुक जाएगा। तो फोर्स से हमने क्या किया, इसके स्टेट ऑफ मोशन को रोक दिया। तो फोर्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोशन को रोक सकते हैं, लेकिन क्या नहीं रोक सकते, मास। हम चाहे जितनी दौड़ लगा ले, कुंवर का मास नहीं बदल पाएंगे। अगर कुंवर का मास है तो 40 kg है, वो रहेगा। अगर घर नहीं आ रहा होगा, अगर हम गोदी में तान के ले भी आएंगे तो भी इसका मास क्या रहेगा, घर लाते समय 40 kg रहेगा। तो फोर्स से हम क्या नहीं बदल सकते, मास नहीं बदल सकते। याद रखिए बच्चों, फोर्स से हम कुंवर का मास नहीं बदल सकते। चलो बच्चों, अब नाम बदल जाएगा, अब नाम लेंगे शुभ का। A force to be expressed correctly, देखो, a force to be expressed correctly requires only the magnitude, only the direction। अरे क्या कह रहा है, कह रहा है कि फोर्स को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसका हमें तो सही क्या लग रहा है, थर्ड पार्ट, क्योंकि मैंने बहुत देर तक समझाया था, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल मैंने सही बताया है कि भैया फोर्स को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो बच्चों, जो हमारे पास शुभ है, शुभ का मास जो है केजी में है, लेकिन शुभ के मास की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ। मान लो कुंवर और शुभ दोनों को बालकनी से छोड़ेंगे। चलो अच्छा सुनो, अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछते हैं, वो आप बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, एक है बच्चा कुंवर और एक है शुभ। दोनों को अगर बालकनी से छोड़ेंगे सेम टाइम पे, तो कौन धरती पे जल्दी पहुंचेगा। नहीं बच्चों, ये याद रखिए कंसेप्ट, हम बालकनी से चाहे कुंवर और स्पर्श को सेम टाइम से छोड़ेंगे ना, दोनों सेम टाइम पे ही पहुंचेंगे। याद रखिए बच्चों, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, मैं बालकनी से अगर इस पेन को और शुभ को दोनों को एक साथ छोड़ूंगा तो दोनों ही एक समय पर पहुंचेंगे। ऐसा नहीं होगा कि शुभ पहले पहुंच गया, पेन बाद में पहुंच रहा है, ऐसा नहीं होगा, दोनों ही एक टाइम पे पहुंचते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको आगे चल के समझ में आएगा। अगर हम बालकनी से शुभ को और पेन को दोनों को एक साथ छोड़ देते हैं तो दोनों ही एक ही समय पर धरती पे पहुंचेंगे, पहुंचने का समय अलग अलग नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि कुंवर पहले पहुंच गया, पेन बाद में पहुंच रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, दोनों एक ही टाइम पे पहुंचते हैं। ठीक है ना, इसका एक्सप्लेनेशन बच्चों आपको अब मिलेगा। लेकिन हम किसी को भी बालकनी से छोड़े तो उस दोनों लगने वाला जो उनके ऊपर एक्सेलरेशन होता है वो दोनों पे सेम होता है, वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए हम किसी को भी बालकनी से छोड़े वो सेम ही टाइम पे पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, ये अभी हमने पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताया, फोर्थ वन, फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन लिखा है, फ्रिक्शन प्रमोट्स मोशन। प्रमोट कहाँ करता है? फ्रिक्शन तो अपोज करता है मोशन को, ये तो मैंने बताया था। फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को प्रपोज नहीं करता, अपोज करता है। चलिए आगे बढ़े। फ्रिक्शन इज रिड्यूस बाय, फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या किया जाता है? मेकिंग द सरफेस वेट, गीला कर देते, सरफेस को ड्राई कर देते, सरफेस को रफ कर देते। तो बच्चों ई पार्ट का आपको आंसर बताना है। क्या आंसर होगा ई पार्ट का भाई? नहीं, रफ हो सकता है। कह रहा है कि अगर आपको फ्रिक्शन कम करना है, मान लियो नहाते नहाते आपको बाथरूम में फिसलन करनी है, नहाते नहाते बाथरूम में आपको फिसलन करनी है, तो फिसलन करने के लिए क्या करोगे? पानी गिराओगे ना। जब पानी गिराओगे तभी स्लिप हो गए, तो स्लिप होने का मतलब वहां पे फ्रिक्शन क्या है? खत्म हो गया, तभी तो तुम स्लिप हो गए। समझे कि नहीं? तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही है कि अगर हम सरफेस को क्या कर दे, गीला कर दे, तो वहां पे फ्रिक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और गाड़ियां क्या हो जाती हैं? स्लिप होकर के चलने लगती हैं। ठीक है, तो आपको ये वाला पार्ट जरूर याद रखना पड़ेगा, फिफ्थ वाला, कि भाई मेकिंग द सरफेस वेट, मेकिंग द सरफेस वेट। चलिए बच्चों एफ वाला पार्ट बताइए, फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन कॉजेस वियर एंड टियर, ये क्या होता है? एफ वाले पार्ट में बताइए भाई आंसर क्या होगा? फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, फ्रिक्शन स्टॉप्स अ मूविंग बॉडी, फ्रिक्शन हैज ऑल द अबव डिसएडवांटेज। बिल्कुल सही है भाई, फ्रिक्शन के ये सारे डिसएडवांटेज है। वो चलती हुई बॉडी को रोक सकता है, वो हीट भी प्रोड्यूस कर सकता है, वो कपड़ों को भी फाड़ सकता है, ठीक है ना, सारे काम कर सकता है। तो ऑल अबव एडवांटेजेस। अच्छा, फ्रिक्शन को बढ़ाते कैसे? ये कौन बताएगा फ्रिक्शन को कैसे बढ़ाते हैं? ड्राई। हाँ, ड्राई करके। सरफेस को अगर हम गीला कर देंगे ना, पॉलिश कर देंगे, तो गीला या पॉलिश करने पे फ्रिक्शन जो है कम हो जाता है। अगर फ्रिक्शन को हमें बढ़ाना है तो हमें सरफेस को क्या करना पड़ेगा? ड्राई करना पड़ेगा, सूखा करना पड़ेगा। तो बच्चों ये इस चैप्टर में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आप हमको जल्दी से करके दिखाइए, और मैं इस वीडियो का यहीं पे अंत करता हूं। और मैंने इस वीडियो से बताया आपको कि भाई क्या क्या एग्जाम में आ सकता है, उतना जरूर मैंने आपको बता दिया है। बच्चों दूसरा और तीसरा क्वेश्चन ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद मैच द कॉलम है, ये सारे आप कर सकते हैं। और इसको करके अभी हम लोग को सबमिट भी करिए, ताकि हम लोग उसको चेक करके आपको बताएं कि क्या गलतियां हैं। एग्जाम में आए बच्चों आने वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, आप अपनी बुक में मार्क भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, नेम द थ्री काइंड ऑफ फ्रिक्शन, ये जरूर पूछा जाता है। लिस्ट थ्री डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, ये भी पूछा जाता है। लिस्ट थ्री वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ये भी पूछा जाता है। तो 18 19 20 जब भी जाए आप एग्जाम में, तो 18 19 20 क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाए। और बच्चों मैंने आपको टाइप्स ऑफ फोर्सेस बता दिए हैं, वो भी एग्जाम में आते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये आपको एग्जाम में बताना पड़ेगा। तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस करके बता भी दिए हैं, लेकिन आपको पेज नंबर 47 पे 18 19 20 भी क्वेश्चन करके जाना पड़ेगा। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग यहाँ पे क्लास कवर करते हैं। आप जल्दी से ये काम कंप्लीट करिए, यानी कि आपको क्या क्या करना है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ट्रू फॉल्स करना है, मैच द कॉलम करना है, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखने हैं। तो जल्दी से इस काम को कल तक आप कंप्लीट करके सबमिट करिए। तो बच्चों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कुंवर और शुभ का एग्जाम्पल, दीप का एग्जाम्पल, सभी लोग